उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। साझेदारी फर्म के विघटन के अर्थ को समझने में, साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के बीच अंतर करने में, साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न विधियों का वर्णन करने में, सभी साझेदारों के दावों के निपटान के नियमों को जानने में, वसूली खातों को तैयार करना सीखने में, विभिन्न रोजनामचों की और बही खातों की प्रविष्टियों को जानने में। साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ। साझेदारी फर्म के विघटन की परिभाषा। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहा जाता है। इससे फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फर्म के विघटन के पश्चात फर्म के समापन से संबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त कोई भी व्यापारिक लेन देन नहीं किया जाता है, क्योंकि फर्म की परिसंपत्तियों को बेचकर सभी देयताओं का भुगतान करके इन्हें समेटने की आवश्यकता होती है। साझेदारी का विघटन। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन के बीच एक अंतर है। साझेदारी के विघटन से भागीदारों के बीच पहले से मौजूद संबंध में परिवर्तन होता है, परंतु फर्म सामान्य रूप से अपने परिचालन जारी रख सकती है। साझेदारी का विघटन निम्नलिखित ढंग से हो सकता है। साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, एक नए साझेदार का प्रवेश, एक साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया होना, परियोजना का पूरा होना, साझेदारी की अवधि की समाप्ति। फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के दखल के साथ या न्यायालय के दखल के बिना भी हो सकता है। जब एक फर्म भंग हो जाती है तो भागीदारों के बीच साझेदारी भी भंग हो जाती है। फर्म के विघटन के कई तरीके हैं। साझेदारी फर्म को विघटित करने के तरीके। एक फर्म का विघटन कई प्रकार से हो सकता है। आइए इन तरीकों पर एक एक कर चर्चा करें। अनुबंध द्वारा विघटन। एक फर्म का सभी भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच अनुबंध द्वारा विघटन किया जा सकता है। अनिवार्य विघटन। किसी फर्म का निम्नलिखित मामलों में विघटन अनिवार्य है। क. जब सभी भागीदार या कोई भागीदार दिवालिया हो जाए और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में अक्षम हो जाए। ख. जब फर्म गैर कानूनी व्यवसाय के लिप्त हो जाए। ग. जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। कुछ आकस्मिकताओं की स्थिति में भागीदारों के बीच अनुबंध के अनुसार फर्म को भंग किया जा सकता है। क. यदि फर्म को एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया है तो उस अवधि की समाप्ति पर फर्म का विघटन हो जाता है। ख. यदि फर्म एक या दो उपक्रमों वेंचर के लिए गठित है, इसलिए जब उपक्रम पूरे हो जाते हैं तो फर्म का भी विघटन हो जाता है। ग. भागीदार की मृत्यु के कारण। घ. एक भागीदार के दिवालिया होने की औपचारिक घोषणा पर।
नोटिस देकर विघटन। स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित नोटिस देकर फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है, तो फर्म का विघटन हो जाता है। साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर। न्यायालय द्वारा विघटन। एक न्यायालय निम्नलिखित कारणों से साझेदारी फर्म के विघटन की अनुमति दे सकता है। जब कोई भागीदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करने में अक्षम हो जाए। जब एक भागीदार का मानसिक संतुलन खो जाए। जब कोई भागीदार दुर्व्यवहार का दोषी हो और फर्म के व्यवसाय को क्षति पहुंचने की आशंका हो। जब एक भागीदार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है। जब फर्म के व्यवसाय को चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ न हो। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन के बीच अंतर। व्यवसाय की समाप्ति। साझेदारी के विघटन में फर्म का व्यवसाय समाप्त नहीं होता है, जबकि फर्म के विघटन में व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। परिसंपत्तियों और देयताओं की व्यवस्था। साझेदारी के विघटन में परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और एक नया तुलन पत्र तैयार किया जाता है, जबकि फर्म के विघटन में परिसंपत्तियों को बेचकर देयताओं का भुगतान किया जाता है। न्यायालय का हस्तक्षेप। साझेदारी के विघटन में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये भागीदारों की परस्पर सहमति से होता है। वहीं फर्म के विघटन में न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। आर्थिक संबंध। साझेदारी के विघटन में भागीदारों के बीच आर्थिक संबंध जारी रहते हैं। फर्म के विघटन में भागीदारों के आर्थिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। पुस्तकों को बंद करना। साझेदारी के विघटन में पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यवसाय बंद नहीं होता है। वहीं फर्म के विघटन में बहियों को बंद करने की आवश्यकता होती है। अन्य विघटन। साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन हो भी सकता है और नहीं भी। वहीं फर्म के विघटन का अर्थ व्यवसाय का अंत होता है। खातों का निपटारा। 1. फर्म के विघटन के मामले में व्यवसाय को बंद करने की आवश्यकता होती है। इसलिए फर्म की सभी संपत्तियों का निपटारा करने और फर्म को देयताओं का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। भागीदारों के बीच अनुबंध के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। क. हानियों का निपटान। फर्म में किसी भी प्रकार की हानि जिसमें पूंजी की कमी भी सम्मिलित है, जिसका भुगतान किया जाना है। क. पहले लाभ में से। ख. इसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से। ग. साझेदारों के व्यक्तिगत लाभ विभाजन अनुपात में से। ख. परिसंपत्तियों का उपयोग। फर्म की संपत्तियां साझेदारों द्वारा पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए अंशदान सहित निम्नलिखित प्रकार तथा क्रम से प्रयुक्त होता है। फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान। फर्म को साझेदारों द्वारा दिए गए अग्रिम राशि को प्रत्येक साझेदार को आनुपातिक भुगतान करना।
प्रत्येक भागीदार को पूंजी खाते में जो देय है उसका आनुपातिक रूप से भुगतान करना। शेष राशि सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में विभाजित होगी। इसलिए भागीदारों से योगदान के साथ परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि का उपयोग पहले फर्म की बाह्य देनदारियों का भुगतान, जैसे लेनदार, ऋण, बैंक आदि का भुगतान किया जाएगा और फिर यदि कुछ अधिशेष है तो उस राशि का उपयोग पूंजी खाता शेष के निपटारे के लिए किया जाना चाहिए। खातों का निपटारा 2। निजी ऋण और फर्म के ऋण। जब साझेदारों के व्यक्तिगत और फर्म के ऋण साथ साथ होते हैं, अधिनियम की धारा 49 में उल्लेखित निम्नलिखित नियम लागू होंगे। फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात यदि कोई आधिक्य राशि बचती है तो साझेदारों में उनके दावे के अनुसार विभाजित होगी, जिसका उपयोग उनके निजी दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाएगा। साझेदारों की निजी संपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम उनके निजी ऋणों के भुगतानों के लिए किया जाएगा और शेष राशि यदि कोई है तो उसका उपयोग फर्म के ऋण के भुगतान के लिए किया जाएगा। ये उस स्थिति में होगा जब फर्म के दायित्व फर्म की परिसंपत्तियों से अधिक हों। ये ध्यान रहे कि साझेदार की निजी संपत्तियों में उसकी पत्नी और बच्चों की निजी संपत्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतः यदि फर्म की संपत्तियां फर्म के दायित्वों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को अपनी निवल निजी संपत्तियों में से योगदान करना होगा, जो निजी संपत्तियां निजी दायित्व होगा। लेखांकन व्यवहार। जब एक फर्म का विघटन हो जाता है तो खातों से संबंधित पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता होती है और परिसंपत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात होने वाली हानि या लाभ की गणना की जाती है। हमने पहले भी ये जाना है कि परिसंपत्तियों की वसूली के पश्चात शुद्ध लाभ या हानि का पता लगाने और देनदारियों के समाशोधन के पश्चात एक वसूली खाता तैयार किया जाता है, जिसमें साझेदारों द्वारा उनके लाभ विभाजन अनुपात में साझा किया जाता है। फर्म विघटन के मामले में रोजनामचा प्रविष्टियां 1। रोजनामचा प्रविष्टियां। फर्म विघटन के मामले में हमें निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां करने की आवश्यकता होती है। परिसंपत्तियों के हस्तांतरण हेतु रोकड़, बैंक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों के खाते पुस्तक मूल्य में वसूली खाते के नाम पक्ष में स्थानांतरित करके बंद करने की आवश्यकता होती है। विविध देनदारों को सकल मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है और डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को दायित्वों के साथ वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। यदि मूल्यह्रास खाते के प्रावधान को बनाए रखा जाता है तो वही बात स्थायी परिसंपत्तियों पर लागू होगी। दायित्वों के हस्तांतरण पर प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्वों जिन्हें वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित करके बंद कर दिए जाते हैं। परिसंपत्तियों की बिक्री पर परिसंपत्तियों की बिक्री पर रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी। जब साझेदार द्वारा परिसंपत्तियां ली जाती हैं
जब एक भागीदार द्वारा परिसंपत्ति ली जाती है तो प्रविष्टि होगी। उत्तरदायित्वों के भुगतान के लिए उत्तरदायित्वों के भुगतान के लिए प्रविष्टि होगी। एक दायित्व जिसके निर्वहन का उत्तरदायित्व एक भागीदार लेता है। यदि कोई भागीदार देयता के भुगतान का उत्तरदायित्व लेता है तो प्रविष्टि होगी। संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से लेनदार के साथ निपटारे के लिए जब एक लेनदार अपने खाते के पूर्ण और अंतिम निपटारे में एक संपत्ति स्वीकार करता है तो रोजनामचे में की गई प्रविष्टि की आवश्यकता है। विघटन के मामले में रोजनामचे की प्रविष्टियां 2। जब कोई लेनदार उस संपत्ति को स्वीकार करता है जिसका मूल्य उसको देय राशि से अधिक है तो वो फर्म को उस अंतर का भुगतान करेगा जिसके लिए प्रविष्टि होगी। वसूली व्यय के भुगतान के लिए जब परिसंपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान की प्रक्रिया में फर्म द्वारा किए गए कुछ खर्चों का भुगतान किया जाता है तो प्रविष्टि होगी। जब फर्म की ओर से वसूली व्ययों का भुगतान साझेदार द्वारा किया जाता है तो प्रविष्टि होगी। जब कोई साझेदार एक स्वीकृत पारितोषिक पर फर्म के विघटन संबंधी कार्यों से संबंधित व्ययों का वहन करने के लिए सहमत होता है। यदि वसूली व्ययों का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है तो प्रविष्टि होगी। यदि साझेदार वसूली व्यय का स्वयं भुगतान करता है तो खातों में किसी प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है। साझेदार को स्वीकृत पारितोषिक के लिए प्रविष्टि होगी। किसी भी ख्याति जैसी गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों की वसूली पर प्रविष्टि होगी। खातों में गैर अभिलेखित दायित्वों के निपटारे के लिए वसूली पर लाभ या हानि के हस्तांतरण पर क लाभ के मामले में प्रविष्टि होगी। ख हानि के मामले में प्रविष्टि होगी। संचय कोष या सामान्य संचय के रूप में संचित लाभों के हस्तांतरण करने पर फर्म के विघटन पर रोजनामचे में प्रविष्टियां 3। आभासी परिसंपत्तियां यदि कोई हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हस्तांतरित करने पर साझेदारों पर बकाया ऋणों के भुगतान हेतु साझेदारों के ऋण के भुगतान के लिए की जाने वाली निम्नलिखित प्रविष्टियां होंगी। साझेदारों के खातों के निपटारे के लिए जब हमें साझेदारों के खातों का निपटारा करना होता है तो प्रविष्टियां होंगी। जब साझेदार का खाता जमा दर्शाए और उन्हें शेष का भुगतान किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। सीता, रीता और मीता 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित तुलन पत्र में 2:2:1 अर्थात 2:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करने वाले भागीदार हैं। उन्होंने व्यवसाय के विघटन का निर्णय किया। निम्नलिखित राशि वसूल की गई। संयंत्र और मशीनरी 4,250 रुपए, स्टॉक 3,500 रुपए और देनदार 1,850 रुपए। सीता ने सभी वसूली व्ययों को वहन करने के लिए सहमति दी। इस सेवा के लिए सीता को 60 रुपए का भुगतान हुआ। वसूली पर वास्तविक व्यय 450 रुपए है। लेनदारों को 2% कम भुगतान हुआ है।
250 रुपयों की एक संपत्ति लेखा पुस्तकों में नहीं है, जिसे रीता ने 200 रुपयों में ले लिया। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खातों को तैयार करें। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। फर्म के सभी भागीदारों के बीच भागीदारी के विघटन को एक फर्म का विघटन कहा जाता है। साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना या न्यायालय के हस्तक्षेप से भी हो सकता है। एक फर्म का विघटन सभी भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच अनुबंध के अनुसार किया जा सकता है। जब सभी भागीदार या उनमें से एक दिवालिया हो जाता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में अक्षम हो जाता है। यदि एक फर्म का गठन निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर फर्म का विघटन हो जाता है। एक न्यायालय कई कारणों से साझेदारी फर्म के विघटन की अनुमति दे सकता है। साझेदारी के विघटन में फर्म का व्यवसाय समाप्त नहीं होता है, जबकि फर्म के विघटन में व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। साझेदारी के विघटन में न्यायालय की संलिप्तता आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये भागीदारों की परस्पर सहमति से विघटित हो जाती है, जबकि फर्म के विघटन में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। फर्म के विघटन के मामले में फर्म को अपना व्यवसाय बंद करने की आवश्यकता होती है, इसलिए फर्म की सभी संपत्तियों का निपटारा किया जाता है और फर्म के सभी दायित्वों अर्थात देनदारियों का भुगतान किया जाता है।